हाँ तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है भाई पढ़ाई। गॉस थ्योरम के स्टार्टिंग के 2 वीडियो लेक्चर्स डिलीवर हो चुके हैं। आई होप आप सबने उनको देख लिया होगा, बढ़िया तरीके से एंजॉय किया होगा। तो आज हम भाई पढ़ने वाले हैं गॉस थ्योरम का लेक्चर नंबर 3, ठीक है, या फिर हाँ पार्ट 3, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली भाई हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो भाई फटाफट नोट्स की कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। लीड लगाकर लेक्चर को देखना स्टार्ट करिए। आई होप वैसे एको जो हो रही होगी वो कम हो रही होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। तो स्टार्टिंग में हमसे कह रहा है कि हम लोग क्या करना है, हमें करनी है डेरिवेशन, ठीक है। पिछले टर्म पर अगर आपको याद आ रहा हो थोड़ा सा, तो जहां तक आपको याद आ रहा हो तो हमने गॉस थ्योरम के बारे में डिटेल से डिस्कस किया था और ये बताया था। मैं तेरा लाइट जला लेता हूं। ओके, लाइट तो जली हुई है, ठीक है। तो बेसिकली भाई मैंने ये डिस्कस किया था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, और क्लोज सरफेस के अंदर कोई लेट सपोज दैट कोई चार्ज है प्लस क्यू। इसके अंदर बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, लेकिन मान लो कि नेट चार्ज है वो प्लस क्यू है, ठीक है। तो इससे जो पास होने वाला फ्लक्स होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी। और फ्लक्स की डेफिनेशन हमने क्या बताई थी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट पासेस थ्रू अ एरिया, है ना, परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो अब बहुत ध्यान सुनना, इससे क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड्स पास होंगी, ठीक है। तो गॉस थ्योरम ने यह बताया था कि अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर या उससे पास होने वाली जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उसके नेट चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगी। आपको ये चीज याद आ रही है, ठीक है, गॉस थ्योरम में। आई होप आपको ये चीज याद आ रही होगी, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से अब हम लोग इसी में क्या करते हैं, अब हम समझते हैं इसके एप्लीकेशन। अब हम समझते हैं गॉस थ्योरम के बेसिकली एप्लीकेशंस क्या हैं, ठीक, यानी हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला उसमें होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनाइट लाइन चार्ज। हम एक इनफिनाइट लॉन्ग वायर कह सकते हो, ठीक है, या चार्ज सोर्स कह सकते हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी एट अ डिस्टेंस आर, हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहां पे मान लेते हैं कि देखो यहां पर क्या है, एक लॉन्ग इनफिनाइट चार्ज है। देखो ये एक लाइन जा रही है, थोड़ा अच्छा बनाओ। मेरे पास स्केल है, एक काम करता हूं, स्केल का सहारा लेता हूं। हाँ, तो बैक से बहुत दिनों बाद स्केल निकली, ठीक है। बहुत ध्यान सुनना जरा, फटाफट मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं। अच्छा है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, यहां पर एक लाइन सोर्स बना लिया। अब देखो ये जा रहा है इंफिनिटी तक, मतलब खूब नीचे तक जा रहा है, और ऐसे क्या ये ऊपर तक भी जा रहा है। इनफिनाइट सोर्स है ना, इनफिनाइट है तो खूब लंबा तक ऐसे ऐसे जा रहा है इनफिनाइट तक, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस लाइन चार्ज। अब देखो इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर मैं चार्ज लेता हूं प्लस का, आप माइनस का भी ले सकते हो, लेकिन डेरिवेशन जो है हम लोग प्लस को मान के करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम इस पूरे चार्ज सोर्स की वजह से एट अ डिस्टेंस आर पर नहीं निकालेंगे, हमें कैलकुलेशन तो थोड़े पार्ट के लिए करनी है। तो अब अगर आप इस लाइन चार्ज को, लेट्स सपोज दैट यहां पे एक वायर जा रहा है, ठीक है, लाइन सोर्स चार्ज है। अगर आप इसको बहुत दूर से देखो, और अगर मैं आपसे कहूं कि इतने टुकड़े थे, पूरा का पूरा सिस्टम है, चार्ज ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, और मैं आपसे कहूं कि इतने सिस्टम की वजह से, इतने हिस्से की वजह से, इस डिस्टेंस पे एट अ डिस्टेंस आर मुझे पास होने वाली इलेक्ट्रिक, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बता दो। तो अगर आप इसको बहुत दूर से देखोगे, बहुत ज्यादा दूर से देखोगे, तो क्या आपको इतना सा हिस्सा, एक छोटा सा चार्ज नहीं दिखेगा। भाई देखो जैसे जैसे मैं कैमरा को इस पास लाता जा रहा हूं, तो ये बहुत बड़ा होता चला जा रहा होगा आपके लिए, लेकिन जैसे जैसे मैं इसको दूर लेता जाऊंगा तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत छोटा बन जाएगा। और अगर आप बहुत ज्यादा दूर ले जाओगे, बहुत ज्यादा दूर से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो ये आपके लिए बिल्कुल पॉइंट साइज हो जाएगा ना, बिल्कुल छोटा सा हो जाएगा। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे एल, यानी हम क्या करेंगे, यहां पे एल लेंथ का एक सोर्स चार्ज काट लेंगे, ठीक है, जिसकी हम लोग लेंथ क्या लेंगे, एल, ठीक है। अब अगर यहां पे प्लस चार्ज है, तो आपने ये चीज पढ़ रखी होगी कि प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। या वैसे तो पता ही होगी ना, प्लस की वजह से क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा।
अब देखो हम यहां पे क्या करेंगे, अब हम यहां से थोड़ी दूर जाकर, ठीक है, अब हम यहां से थोड़ी दूर एक डिस्टेंस आर पर जाकर क्या करेंगे, यहां पर लेट्स सपोज हम यहां से आर डिस्टेंस दूर चले जाते हैं, यहां पर मान लो है ना आर डिस्टेंस दूर ऐसे, ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस काट लेते हैं। क्या काट लेते हैं? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्या होती है भैया, ये गॉसियन सरफेस क्या होती है, आपने इसके बारे में हमें नहीं बताया। तो देखो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस होती है जो हम बनाते हैं किसके लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं लेट्स सपोज दैट ये चार्ज है, ठीक है, लेट्स सपोज दैट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है, छोटू सा चार्ज है ना, और छोटू से चार्ज की वजह से इस यहां पे मैंने क्या खड़ा कर दिया, एरिया खड़ा कर दिया, तो उससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आप उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकालोगे जो इस एरिया से पास हो रही हैं, उनको कैलकुलेट करोगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता दोगे, ठीक है। अब अगर मान लो मैं इसी चीज को और दूर ले जाऊं, इसी शीट को और दूर, अब जैसे मान लो कि चार्ज पार्टिकल है ना, लेट्स सपोज दैट चार्ज पार्टिकल है, ऐसे करके। अब बहुत ध्यान सुनते आना ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मैं आपको इसकी गहराई में बिल्कुल डेप्थ में ले जाना चाहता हूं, ठीक है। तो मान लो यहां पे मेरे पास क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल है ना, मेरा हाथ जो है चार्ज पार्टिकल है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे तो बाहर की तरफ जूम करके निकल रही है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं एरिया रख देता हूं, लेट्स सपोज दैट यहां पे मैं अपना फोन का कवर रख देता हूं ना, फोन हीट हो जाता है इस वजह से फोन का कवर निकाल देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसे रख दिया, तो अभी देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पास हो रही है, 1 2 3 4 4 पास हो रही है। वैसे हम परपेंडिकुलर वाइज लेंगे, लेकिन अभी आप समझो कि कितनी पास हो रही है, 4 पास हो रही है। अगर मैं इसी सरफेस को और दूर ले जाऊं, समझ रहे हो, इसी सरफेस को और दूर ले जाऊं, तो क्या अब भी इससे 4 ही फील्ड लाइन पास होंगी, तब 4 फील्ड लाइन पास नहीं होंगी, तब यहां से देखो ये ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाएगी, ये ऐसे है ना, मतलब जैसे जैसे आगे जाती जाएंगी फील्ड लाइंस तो दूर होती जाएंगी एक दूसरे से, और जब दूर होती जाएंगी तो हो सकता है कि इससे 4 पास ना हो सकता, इससे 2 ही पास हो, जैसे जैसे आप दूर करते जाओगे तो हो सकता है ना इसके 2 ही पास हो, दो एक ऊपर से और नीचे से निकल जाए, तो फ्लक्स क्या होगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि हम किसी डिस्टेंस पर जाते हैं, वहां पर एक इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं और देन क्या करते हैं, उससे पास होने वाला नेट फ्लक्स गॉस थ्योरम की मदद से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मतलब देखो यहां पर ये जो रेड कलर से मैंने बना रखा है गॉसियन सरफेस, ये एक्चुअली में कोई सरफेस है नहीं, मतलब आपको दिखेगी नहीं, ये इमेजिनरी है, आपने अपनी कैलकुलेशन के लिए बना रखी है कि हमें निकालना है कि यहां से कितना फ्लक्स पास होगा, तो हमने एक इमेजिनरी सरफेस बना ली, ठीक है। अब हम कैलकुलेट करेंगे, बाद में फिर इसको हटा देंगे, ठीक। तो अब देखो ध्यान से, अच्छा डिस्टेंस हमने आर मान ली, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां पे मानी नहीं, तो मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को ई बोल देता हूं, ई इस तरफ भी निकल रही है और ई इस तरफ भी निकल रही है ना, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, चेक कर लो ना, डिस्टेंस तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, और यहां पे डिस्टेंस आर हो गई, ये हमने एल मान ली, इस पूरी रॉड के ऊपर है ना, रॉड मान लो या फिर एक लाइन चार्ज मान लो, इसके ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, प्लस क्यू का है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम काटेंगे यहां पे 3 सरफेस। अब देखो, अब फ्लक्स, अभी जो सिलेंडर मैंने बना रखा है, चेक कर लो, ये लाइन चार्ज अगर है तो इसके अगल बगल गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर बनेगा ऐसे, अरे क्लोज सरफेस ही बनेगा ना, एक सिलेंडर ही तो बनेगा। तो अब यहां पर आपको क्या निकालनी है, फ्लक्स निकालना है। तो देखो एक सरफेस तो देखो ये ऊपर वाला हो गया, इसको मैं बोल देता हूं S1, एक सरफेस ये नीचे वाला हो गया, सिलेंडर में नीचे वाला सरफेस होगा ना S2, और एक सरफेस का ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, एक इसका ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, ये वाला, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूं S3। अब आपको क्या बनानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बनाना है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, इस सरफेस का जो सबसे टॉप वाला सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर बनेगा ऊपर की तरफ, इसका एरिया वेक्टर ऊपर बनेगा ऐसे, A1 वेक्टर है ना, चलो इसको मैं A1 वेक्टर बोल देता हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है ना, ये देखो सरफेस 1 है तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर हो गया A1 मैंने बोल दिया, कुछ किताबों में S1 भी लिखा रहता है, हो सकता है एनसीईआरटी में S1 लिखा हो, आप कंफ्यूज मत होना, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। यहां पर इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ होगा, चेक कर लो, A2 वेक्टर, अरे इसका नीचे भी एक सरफेस होगा ना ऐसे करके सिलेंडर का, तो नीचे एरिया वेक्टर ऐसे नीचे जाएगा, परपेंडिकुलर होता है, याद करो, पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो। अब देखो यहां पे आपको याद आ रहा होगा कि अगर आप इधर इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक वो बनाओगे, क्या बनाओगे, एरिया वेक्टर, तो ऐसे जाएगा, बिल्कुल ऐसे बाहर की तरफ निकलता हुआ आएगा, ठीक है। तो वो भी क्या बनेगा, वो बनेगा ऐसे, है ना, एरिया वेक्टर, तो A3 वेक्टर, ठीक है।
है ना। अब चेक कर लो, अब आप इसके पूरे कर्व्ड सरफेस एरिया में चाहे यहां जाओ, 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 हर जगह से तो एरिया वेक्टर एक ही रहेगा ना, ये परपेंडिकुलर ही रहेगा। ठीक है, अब अगर हमको इसका नेट फ्लक्स निकालना है तो नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम, फाई नेट, 3 सरफेस है 1 2 3, इसका फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 फ्लक्स 3, तीनों को ऐड कर दो, तो यहां क्या हो जाएगा, फाई 1 फाई 2 फाई 3 बराबर। अब आप फाई 1 के लिए क्या लिखोगे, अब देखो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपने पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया है ना, इंटीग्रल इस तरीके से बनता है ना ये चीज, तो ये फॉर्मूला आपने आई होप पढ़ लिया होगा। ठीक है, बाद में जब हम इसको ओपन करते हैं तो ओपन करके कैसे लिखते हैं, ई ए कॉस थीटा और इंटीग्रल ना, ऐसे तो लिखते हैं इसको हम, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे ई, फिर एरिया, एरिया कौन सा है, A1 A1, और दोनों के बीच में अब चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहां पर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहां पे ई वेक्टर ऐसे, अरे ये लाइन चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी ऐसे और एरिया वेक्टर है ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना, 90 डिग्री, तो यहां पर हम कॉस क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। चेक कर लो, थीटा है ना, थीटा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में बना हुआ एंगल। ठीक है, प्लस फाई 2, फाई 2 हम क्या लिखेंगे, देखो इलेक्ट्रिक, यहां फाई 2 तो यहां है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, अरे लाइन चार्ज ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जूम करके नहीं जाएगी, है ना, क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, एरिया वेक्टर नीचे, तो अभी भी एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ई A2, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, एरिया A2 और यहां पे cos 90 डिग्री, प्लस यहां पर फाई 3, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, है ना, और एरिया वेक्टर भी जा रहा है ऐसे, अरे भाई ये चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जुम 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 ऐसे करके निकलेगी, और एरिया कैसे निकलेगा, एरिया भी तो ऐसे ही निकलेगा ना, चेक कर लो भाई, एरिया हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसे जुम 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 जुम। ठीक है, तो ऐसे करके भाई काफी मजा हो गया, वैसे क्लिप मत काटना इसकी, यहां पे क्या होगा, ई A3 cos 0 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों क्या पैरेलल है, और जब दोनों पैरेलल है तो उनके बीच में एंगल बन रहा है 0 डिग्री। ठीक है, अब आपको इसको कैलकुलेट कर लेना है। अब चेक करो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, मुझे तो लगता है 0 होती है। ठीक है, तो अगर ये cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो क्या ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 नहीं होगा, यहां लिखेंगे 0 प्लस 0 प्लस, है ना, A2 A1 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जब cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो होती है, बस पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब देखो इस वैल्यू को देखो, यहां क्या आएगा, ई A3 cos थीटा। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान सुनना, वैसे इंटीग्रल मैंने यहां पे लगाया नहीं, मुझे इंटीग्रल भी यहां पे लगा देना चाहिए था, ये इंटीग्रल होता है ना फॉर्मूले में, लेकिन तब भी ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा ना, वो टर्म बचेगा, यहां इंटीग्रल लगा देता हूं, है ना, यहां क्या बचेगा, फाई नेट। अब देखो, अब फाई नेट बराबर क्या होगा, ई, अब देखो इंटीग्रल से कांस्टेंट टर्म जो होते हैं बाहर आ जाते हैं, ई बाहर कर लो। अब देखो cos 0 डिग्री, यहां 0 डिग्री था ना, गलती कर दी मैंने, अब cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये होती है 1, चेक कर लो, तो cos 0 डिग्री अगर 1 होता है तो यहां पर cos 0 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो यहां क्या बचेगा, इंटीग्रल ई A3, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब ई भैया हम बाहर निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, तो फाई नेट बराबर यहां क्या हो जाएगा, ई बचा इंटीग्रल A3। अब चेक करो, जो A3 है वो कौन सा सरफेस है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, वो क्या है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, और अगर आपने सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़ रखा है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है A3, यहां पे किसके बराबर होगा, देखो लेंथ है L, चेक कर लो, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। हाँ भाई, उसी दिन के लिए मैथ्स पढ़ाई गई थी तुमको, अच्छा बायोलॉजी वाले कह रहे हैं, अच्छा मौज ले रहे हो हमारी। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो रेडियस यहां पे क्या है, r, अरे आप r डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं ना, आपको इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट अ डिस्टेंस r, तो रेडियस तो उसकी r हो गई सिलेंडर की। अब हाइट क्या है, l, क्योंकि हमने l लेंथ क्या काट ली थी, हम तो छोटे से एलिमेंट की वजह से निकाल रहे हैं ना, तो यहां पे जो h होगी वो क्या होगी, l की बराबर हो जाएगी, और रेडियस जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, जो डिस्टेंस वो रेडियस के बराबर हो जाएगी। तो अब यहां पे A3 की जगह आप क्या लिखोगे,
2 पाई आर एच और एच लिख आप एल लिख दो, तो फाई नेट बराबर यहां क्या हो जाएगा ई, और इसकी जगह मैं क्या लिख रहा हूं 2 पाई आर एल। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो, अब क्या करना है, अब मेरे को एक बात बताओ, कलर चेंज करते हैं। बाई गॉस थ्योरम, बाई गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करें तो मुझे एक बात बताओ, इस गॉसियन सरफेस से, इस गॉसियन सरफेस से, इस गॉसियन सरफेस के अंदर देखो एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। अरे प्लस क्यू चार्ज ही तो रखा हुआ है, चार्ज सोर्स रखा हुआ है, तो इससे जो पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या इसके बराबर नहीं होगा? देखो जो भी होगा हमें नहीं पता, लेकिन होगा तो इसके बराबर ही ना। इसके अंदर जो चार्ज रखा है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो हम जानते ही हैं, तो यहां पर फाई नेट की जगह क्या मैं लिख सकता हूं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E 2 पाई आर एल। समझ में आ गया आपको? ये पाई लिखा है, अब चेक कर लो। अब बहुत ध्यान सुनना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं बाकी सबको नीचे भेज देता हूं, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट यहां पे था, बाकी सबको नीचे भेज दो, तो यहां क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बहुत ध्यान चेक करना, शायद आपने रिवाइज किया होगा तो आपको याद आ रहा होगा, चार्ज अपॉन लेंथ, बहुत ध्यान सुनना, चार्ज अपॉन लेंथ, देखो यहां पे आर भी था, मैंने आर काट दिया, कटेगा नहीं, ठीक है, आर है यहां पर, ठीक है, चार्ज अपॉन लेंथ, चार्ज अपॉन लेंथ आपको पहले चैप्टर में बताया था, शायद आई थिंक जहां तक लेक्चर नंबर 4th या 5th रहा होगा, ठीक है, पर यूनिट डिस्टेंस पे यानी पर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होता है किसी बॉडी के पास, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। याद आ रहा है? ठीक है, तो इसकी और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं लैम्डा से, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ होता है। अरे लेंथ पर यूनिट चार्ज, तो यहां पर क्या हो जाएगा लैम्डा हम लिख देंगे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई, यहां पर ऐसे लिख देता हूं आर, और एप्सिलॉन नॉट को आखिरी में लिख देता हूं बराबर, यहां क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। लैम्डा यहां पर क्या होता है, लैम्डा होता है यहां पे लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपको यहां पे बता दिया जाएगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आपको पता होती है। अब देखो ध्यान से, मैं एक चीज और बता रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है या जेईई मेंस या नीट का एग्जाम आप अगर देते हो तो यहां पे आपको इस फॉर्मूले को आप ऐसे ना याद रखो, मैं बता रहा हूं, आप क्या करो ऊपर नीचे 2 का क्या कराओ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दो, मल्टीप्लाई लगा, ये ऊपर नीचे 2 का मैंने मल्टीप्लाई करा और डिवाइड कराया, ऐसा कर सकते हैं। अब आप ध्यान देखो 2 का मल्टीप्लाई लैम्डा कराओ तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन, यहां देखो क्या होगा 2 का मल्टीप्लाई इस वैल्यू में कराओ क्या होगा 2 into 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर को अलग कर लो एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लो, देखो यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर हो गया अलग, है ना, बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही रहेगी। अब आप चेक करो 1 अपॉन 4 पाई, अब देखो क्या आपको पता है कि 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 into 10 की पावर 9, है ना, वैल्यू तो आपको पता ही है। तो अब आप देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपको इतने की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होगी, लैम्डा आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और आर भी आपको दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप यहां पे पता कर लोगे, ठीक है। तो आई होप आपको इस डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, पूरी की पूरी डेरिवेशन आपको समझ में आ गई होगी। छोटी सी बात और है, अब आप चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करो, एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे आप चेक करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के, यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी, और होनी भी चाहिए ना, सीधी सी बात है। देखो कि आप देखो जैसे जैसे आप दूर जाते जाते हो तो वैसे वैसे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाती है तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले, किसी 1 यूनिट चार्ज पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो अब आप चेक कर लो, एक चार्ज पार्टिकल को आप इसके पास रखोगे तो ज्यादा धक्का मिलेगा कि एक चार्ज पार्टिकल को आप दूर रखोगे तब ज्यादा धक्का मिलेगा, सही बात है ना। तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि नहीं भैया अगर हम पास रखेंगे तो धक्का ज्यादा मिलेगा, दूर रखेंगे तो धक्का कम मिलेगा, मिलेगा बट कम मिलेगा।
तो डिस्टेंस के बढ़ने पर फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और फोर्स कम हो रहा है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो इनवर्स रिलेशन है यहां पर। ठीक है, आप सुनो, इसका एक ग्राफ भी होता है, तो ग्राफ मैं यहां बना देता हूं, मैं चेक कर लेता हूं, स्लाइड दिख रही है आपको? हाँ, तो मैं क्या काम करता हूं, ग्राफ यहां बना देता हूं ना, तो मैं यहां ग्राफ बना देता हूं, ग्राफिकल रिलेशन, ग्राफिकल रिलेशन। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको एक एक्सिस में लेनी है और आर आपको दूसरी एक्सिस में लेनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और आर वेक्टर ऐसे, यहां पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी एक क्या वेक्टर ही है ना। तो देखो यहां पे जब कभी इस टाइप का रिलेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ एक चीज दूसरी चीज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ग्राफ कैसा बनता है, ग्राफ बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये जो लाइन है वो कभी इस लाइन को टच नहीं करेगी, ये आगे तक चलती चली जाएगी भाई साहब। ठीक है, लेकिन कभी टच नहीं करेगी। ऐसे ये भी, ये जो लाइन है, सुनना ध्यान से, ये लाइन आगे चलती चली जाएगी लेकिन कभी इस लाइन को, ग्राफ को कभी टच नहीं करेगी, इस लाइन को कभी टच नहीं करेगी। ठीक है, इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है। समझ में आ गया? इस ग्राफ को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ कहते हैं। तो आपको यहां पे ई और आर के बीच का ग्राफ ध्यान रखना है। बोर्ड एग्जाम, जेईई नीट के एग्जाम में डायरेक्टली फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है। ये फॉर्मूला ना याद रखते हुए आप ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना। ठीक है, जरा मैं इसमें ऐसे कर देता हूं ना। ठीक है, मस्ट लर्न, क्या क्या करते रहते हो भैया आप। ठीक है, तो ये आपको भैया क्या है, चूज लेना है ना, इसका खून ही चूज लेना है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको नोट करो बढ़िया तरीके से। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो भाई अभी तक हम लोगों ने भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफिनाइट लाइन सोर्स पढ़ लिया। अब हम लोग आगे कवर करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन इनफिनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक, यानी अगर आपके सामने कोई एक ऐसी शीट रख दी जाए जिसमें चार्ज है, तो उससे एक आर डिस्टेंस दूर पे जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक है, तो डिराइव करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल यहां पे ध्यान से रखेंगे क्योंकि इनके जो फॉर्मूले हैं, डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जो फॉर्मूले आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ध्यान से रखिएगा। तो मान लीजिए भाई आपके पास यहां पर क्या है कि चार्ज शीट है, तो ये आपके पास शीट हो गई। ठीक है, शीट हो गई, तो अब ये क्या है, ये शीट जो है इनफिनाइट है। इनफिनाइट यानी कि मतलब ये ऊपर भी जा रही है ऐसे करके, आगे भी जा रही है ऐसे, पीछे भी जा रही है ऐसे करके, ऐसे। समझ रहे हो ना? देखो लिखा हुआ है ना, इनफिनाइट प्लेन शीट। इनफिनाइट प्लेन शीट का मतलब क्या है, ये जो शीट है भाई बिल्कुल अनंत तक जा रही है, मतलब शीट पतली सी है लेकिन खूब यहां भी जा रही है, आगे भी जा रही है, पीछे जा रही है, नीचे भी जा रही है, ऊपर भी जा रही है। ठीक है, यानी आप समझ लो एक कागज है जो बहुत बड़ा कागज है ना, बहुत बड़ा कागज है, उसमें क्या है, हमने चार्ज लगा दिया है। ठीक है, ऐसे करके नीचे भी जा रही है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इससे आर डिस्टेंस दूर पे, यानी इस शीट से सामने अगर हम आर डिस्टेंस दूर चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ठीक, तो बहुत ध्यान सुनना। तो आप यहां पे अभी देखो उसके ऊपर चार्ज भी है ना, प्लस 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 प्लस, क्या हो रहा है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बेसिकली बहुत सिंपल सा टास्क है कि अब आपको करना क्या है, यहां पर आपको बना लेना है एक क्या, देखो मैं दो तरीके से इसकी डेरिवेशन बताऊंगा, तो आप दोनों तरीके से समझ लो ना। फिगर दो बनाऊंगा मैं, तो यहां पर एक इसकी गॉसियन सरफेस बनेगी ऐसे। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि डाउट होता है कि भैया आपने गॉसियन सरफेस को ऐसे ही क्यों बनाया, क्योंकि बुक में ऐसा बना था। अरे भैया फिर बुक की आप वही बात बता रहे हो ना, बुक में ऐसा बना था, इसका रीजन क्या है। तो मैं अभी आपको एक अपने तरीके से करके दिखाऊंगा, जिस तरीके से मैंने इसको डिस्कवर किया था। डिस्कवर क्या मतलब, तरीका खोजा था, और वो तरीका मुझे अच्छा लगता है, सुटेबल लगता है। तो अभी आप ऐसे बुक के तरीके से समझो, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे एक शीट है, उस शीट में हमने क्या है, एक सिलेंडर उसके बीच में ऐसे डाल दिया है। ठीक है, डाल दिया है, तो यहां पर क्या है कि ये जो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, ये इसको ऐसे कट करेगा,
यानी इस शीट को ऐसे कट कर दे। आप समझो कि आपने एक शीट ली रखी है, उसके बीच में आपने क्या ऐसे कट 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 मार करके होल कर लिया है, और उस होल में आपने क्या है कि ऐसे कोई सिलेंडर होता है ना, छोटा सिलेंड्रिकल पार्ट जो है ऐसे डाल दिया है, ठीक है। तो ये चीज है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस बन गई। अब आप इस गॉसियन सरफेस में बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा सा मैं एब्रीविएट कर देता हूं। इस सरफेस एरिया का, ये जो सरफेस एरिया है पूरा, उसका एरिया क्या मैं मान रहा हूं, एस, ठीक। इसका जो एरिया मैं मान रहा हूं, एस मान रहा हूं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इस पे जो चार्ज मैं मान रहा हूं, इस पूरी शीट पे वो क्या है, क्यू। इस पूरी शीट पे जो चार्ज है वो क्यू है। अब आपको क्या लेने हैं, देन फिर वही अगेन काम, आपको यहां से आर डिस्टेंस दूर पर, यहां से एट ए डिस्टेंस आर, आपको क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो अब आपको 3 सरफेस काटने हैं। अब आपको सिलेंडर दिख रहा है अगेन, तो यहां पर 3 सरफेस कटेंगी। कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, ध्यान देखो। अच्छा, एक चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, याद करो पहला चैप्टर बताया था, एक चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, समझ रहे हो। ऐसे करके, ऐसे करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, ठीक है। ऐसे यहां पर भी जाएगी, हर जगह जाएगी, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे जाएगी और पीछे की तरफ आएगी, ठीक है। ये चीज हो गई। तो ये चार्ज तो पीछे भी होगा ना, शीट के पीछे भी चार्ज होगा, शीट के आगे भी चार्ज होगा, तो पीछे से भी जाएगी उसकी तरफ, उस डायरेक्शन में, और इसमें आएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कुछ बोल देता हूं, ऊपर में हटा देता हूं, अच्छी लग रही ना, ई बोल देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। और इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ई, ठीक है। आई होप आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान समझो कि मैं यहां पे बनाऊंगा एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर मैं यहां पे कैसे बनाऊंगा, 3 सरफेस दिख रही हैं, तो इसका एरिया वेक्टर किधर बनेगा, आप बताओ। इस एरिया को मैं बोलता हूं S1, सरफेस को S1, इसको मैं बोलता हूं S2, ये जो कर्व्ड सरफेस वाली है ना, और इसको मैं बोल देता हूं S3। तो सिलेंडर हो गया, सिलेंडर में एक सरफेस ये वाली हो गई, एक सरफेस ये वाली हो गई, और एक जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ठीक। तो इसका एरिया वेक्टर बनेगा इस तरफ। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, A1। इसका मैं कर्व्ड सरफेस एरिया बनाऊंगा ऊपर की तरफ, चेक कर लो ना भाई। सिलेंडर अगर ऐसे है तो सिलेंडर में जो एरिया वेक्टर बनेगा वो तो ऊपर की तरफ पॉइंट करता बनेगा ना, देखो परपेंडिकुलर। आप ऐसे देख लो, ऐसे देखोगे तब भी देखो है तो परपेंडिकुलर ही ना, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, क्या ऐसे भी देख लो, ठीक है। तो भाई साहब यहां पे एरिया वेक्टर बनेगा ऊपर की तरफ, A2 वेक्टर, और यहां पर एरिया वेक्टर किधर बनेगा, इस तरफ, ठीक है। तो यहां अब भैया, अब तुम लोग सोच लोगे भैया यार ये तो चीटिंग है यार, आपने इस तरफ एरिया वेक्टर क्यों नहीं बनाया, इधर तो इस तरफ बनाया है। अरे भाई मैंने बताया था गॉस थ्योरम के सेकंड लेक्चर में कि, फर्स्ट लेक्चर में, कि एरिया वेक्टर उसी तरफ बनाया जाता है जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जा रही हो, है ना। तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, बाहर, स्टार्टिंग में ही बाहर जा रही है, तो हमने एरिया वेक्टर इस तरफ लिया है, A3 वेक्टर। हमेशा हम लोग पॉजिटिव साइड से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये तरीका होता है। अब आप बहुत ध्यान सुनो, तो करेंगे क्या। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा, यानी जो इस गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस से जो रेड वाली सरफेस है उससे पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, किसके बराबर होगा, फाई नेट, वो बराबर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 के। चेक कर लो, φ1 φ2, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया उससे पास हो रही है φ2, और यहां से इस वाले सरफेस एरिया से पास हो रही है φ3, तो सबके सम के बराबर होगा। अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा A1 कॉस। अब यहां पे थीटा देखो क्या है, A1 ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे, तो एंगल दोनों पैरेलल जा रही हैं, तो एंगल क्या है, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री, और इंटीग्रल लगा दो, ठीक। प्लस φ2 क्या लिखूंगा, इंटीग्रल, ई तो ई रहेगा। अब एरिया यहां पे क्या है, एरिया हो जाएगा A2, और कॉस थीटा के मैं क्या लिखूंगा, देखो A2 ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, तो एंगल यहां पे क्या हो जाएगा, देखो 90 डिग्री, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री, प्लस इंटीग्रल ई, और यहां पर एंगल हो जाएगा A3। यहां पर क्या हो जाएगा, अब चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है ऐसे, और एरिया वेक्टर भी देखो ऐसे जा रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां हो जाएगा cos 0 डिग्री। समझ में आ रहा है, आई होप आपको यहां पे समझ में आ गया होगा,
ठीक है, बराबर। अब आप चेक करो, अब आप बताओ, अब आपको ही बताना है जो बताना है भाई। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये हो जाएगा 0, ये वैल्यू बच जाएगी e(a1 cos 0 डिग्री इंटीग्रल) प्लस यहां बच जाएगा e(a3 cos 0 डिग्री इंटीग्रल, ठीक है, और यहां हो जाएगा फाई नेट बराबर। अब देखो a1 और a3 बराबर है, चेक करो, जो एरिया a1 है भाई एरिया क्या है? a3 है, सही बात है ना। और उस एरिया को मैं क्या बोल देता हूं? उस एरिया को मैं s बोल देता हूं ना, बुक में चूंकि s लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप s ले लो ना, या फिर आप यहां पे पाई r स्क्वायर ले लो। अरे इसका कुछ, अब देखो, लेकिन अब इसकी रेडियस हमें पता नहीं है भाई, ये डिस्टेंस हो गई ना, ये तो डिस्टेंस है, ये रेडियस थोड़ी है, ये तो डिस्टेंस है। अच्छा r हम यहां पे गए थे आगे, और r हम यहां पीछे भी गए हैं, है ना, सिलेंडर को बिल्कुल मिड में फिट किया है, ठीक है, यहां से डिस्टेंस r आ गया, पीछे डिस्टेंस r आ गया, ठीक है। खैर उससे मतलब नहीं है, मतलब यहां पे कि हमने को यहां पे रेडियस नहीं पता, तो एरिया आप इसका a मान लो ना। एक काम करो, यहां पे ऐसे में कर किए दे रहा हूं, a1 इक्वल टू a3 इक्वल टू a, है ना, दोनों बराबर है तो उसको a मान लो। तो देखो मैं यहां क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहां पे e a cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 1 प्लस इंटीग्रल ना, यहां इंटीग्रल e, यहां हो जाएगा a और यहां हो जाएगा 1, समझ में आ गया। अब इंटीग्रल, अब ए देखो कांस्टेंट है, एरिया यहां कांस्टेंट है, एरिया यहां पर भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही, तो इंटीग्रल हटा दो, इंटीग्रल हटा दो तो यहां बचेगा ये और यहां पे बचेगा ये, ये और ई ए और ई ए मिलकर क्या हो जाएगा? 2EA। क्या बात है, तो यहां पे हो जाएगा फाई नेट बराबर हो जाएगा 2EA, ठीक है। एरिया आपको कौन सा लेना है? ये वाला, ठीक है। हाँ, अब आप बहुत ध्यान सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, क्या सुनना है। वैसे मैंने एक छोटी सी गलती और कर दी, छोटी सी गलती और कर दी है ना, यहां पर ये जो एरिया है, अच्छा हाँ, अभी कोई गलती नहीं करी है बेसिकली, वो थोड़ा सा भटक तो जाता ही होगा ना। अब देखो बाई गॉस थ्योरम, बाई घास थ्योरम, अब आपको घास थ्योरम यहां पे लगानी है, तो अगर आप घास थ्योरम यहां पे लगाते हो तो क्या यहां पे जो फाइनेट होगा, जो टोटल पास होने वाला फ्लक्स होगा, वो देखो इस सिलेंडर के अंदर देखो चार्ज रखा हुआ है, अरे सिलेंडर के अंदर चार्ज तो रखा हुआ है ना, 3D में इमेजिन करो तो सरफेस के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर देखो चार्ज रखा हुआ है, तो उससे जो पास होने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? वो Q नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। इस वैल्यू को यहां रख दो, यह हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2EA, ठीक है। अब आप चेक करो जरा, यहां पर अगर एरिया ये A है और ये भी एरिया है, क्योंकि दोनों बराबर ही है, क्या ये एरिया इस वाले एरिया के, ये जो एरिया है इसके बराबर नहीं होगा? होगा। और ये वाला एरिया किसके बराबर है? S के, ठीक है। तो चेक कर लो, तो यहां पर क्या हो जाएगा? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर 2E, और यहां में लिख देता हूं S। एनसीईआरटी में S लिखा हुआ है, देन बिकॉज मैंने क्या लिख दिया यहां पे? S लिख दिया ना, मैं यहां पे लिख देता हूं बिकॉज A इज इक्वल टू S, है ना। बाकी आप समझदार हो, आप समझ गए होंगे ना, आपकी मर्जी हो तो आप यहां पे S1 और S3 ले लेना, तो यहां पे आप S1 इक्वल टू S3 इक्वल टू S लिख देना, तो यहां पे S और S, है ना, फिर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप एनसीईआरटी से एक बार देख लेना, बाकी आपको समझ में पूरा आ रहा होगा। तो अब आप यहां पे क्या करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बाकी सबको नीचे भेज दो, तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 नीचे आ जाएगा और S नीचे आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2 और यहां हो जाएगा S, बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपके पास हो गया फॉर्मूला। अब आप बहुत ध्यान से देखो, कुछ दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। क्या यहां पे जो चार्ज अपॉन एरिया होता है, देखो चार्ज अपॉन एरिया, एस क्या है? एरिया है, ये सरफेस एरिया इसका, तो चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। याद आ रहा है? सिग्मा नहीं, सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसे क्या होता है मेरे पास? एक होता है रो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो खैर यहां पर आएगा सिग्मा, तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चेक कर लो, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर यहां क्या हो जाएगा? E। कोई दिक्कत तो नहीं है? बिकॉज मैं यहां पे लिख देता हूं, बिकॉज Q अपॉन S बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट सरफेस में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ये ऐसे,
ठीक है। ये तो एट अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस यानी यहां से आप आर डिस्टेंस अगर आप जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इतनी होगी। सिग्मा आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैसे क्वेश्चन पेपर में, आपका जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर होता है बोर्ड का, उसमें वैल्यू दे दी जाती है। अगर आप कोई जेईई या नीट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दे दी जाती है, ठीक है। नहीं भी होती है तो आपको वैल्यू तो याद होनी ही चाहिए एटलीस्ट। मैं कहता हूं वैल्यू क्या होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, ठीक है, ये वैल्यू होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दो, एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में ही आंसर निकालते हैं, तो आपको वैल्यू रखने की कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे सिग्मा इग्मा सब दे दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी सिग्मा तो आप हो ही, ठीक है। तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब देखो यहाँ पे एक चीज गौर करनी है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि क्या यहाँ पे देखो डिस्टेंस का टर्म आ रहा है, ये जो डिस्टेंस है, ये जो आर है, भैया आर तो यहाँ पे आया ही नहीं, डिस्टेंस तो आ ही नहीं रही है, इसका क्या मतलब है? हाँ भाई, इसका यही मतलब है। इसका क्या मतलब है कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत ध्यान सुनना, मैं देख लेता हूं स्लाइड में दिख रहा है क्या आपको ये? हाँ भाई, बिल्कुल बढ़िया तरीके से दिख रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, डिस्टेंस के पावर 0 के बराबर है। अरे आर की पावर 0, यहां पे आप कुछ नहीं तो आर की पावर 0 लिख सकते हो ना। आर की पावर 0 का क्या मतलब है? आर की पावर 0 का मतलब 1 तो यहां पे मल्टीप्लाई में सबके ही होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज किसी चीज के पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है या रिलेटेड होती है, इसका मतलब क्या है कि ये वाली क्वांटिटी डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती है। ये क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? इंडिपेंडेंट। और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है कि आप चाहे इस शीट से इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तब भी सेम है, और इस शीट से इस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तब भी सेम है। अगर आपसे इतनी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो, देख रहे हो सरफेस यहां पर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालते हो, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? कांस्टेंट आएगी, एक सेम वैल्यू के बराबर आएगी। अगर अब भैया मैं इसके बिल्कुल बगल में जाकर चिपक के बैठ जाऊं तो तब भी प्यारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम ही आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया यहां पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के ज्यादा या कम होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। आप चेक कर लो ना, फॉर्मूले में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड का टर्म आ रहा है? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, डिस्टेंस का टर्म आ रहा है? नहीं आ रहा। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही तो मतलब है कि यहां पर आप चाहे आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, ठीक है, चाहे इसके ऊपर चले जाओ चाहे इसके बगल में चले जाओ, चाहे इसके यहां चले जाओ चाहे यहां, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ गया? क्योंकि डिस्टेंस का टर्म है ही नहीं ना। तो अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बहुत, अब देखो यहां पे ग्राफ बनेगा। अब एनसीईआरटी में हो सकता है ग्राफ ना दे रखा हो, लेकिन आप जानते हो कि बोर्ड एग्जाम वाले कुछ भी पूछ सकते हैं ना, पेपर तो अच्छा बना ही रहे हैं वो। इलेक्ट्रिक फील्ड में यहां ले लेता हूं और डिस्टेंस में यहां ले लेता हूं ना। डिस्टेंस यहां पे देखो आर है। अब आप देखो यहां पे आर की पावर 0 है। इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है। अरे आर की पावर 0 क्या मतलब है? 1। इसका मतलब यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? हाँ भाई साहब, सही सोचा तुमने। इसका ग्राफ बनेगा ऐसे, स्ट्रेट लाइन ऐसे, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा? E बराबर कांस्टेंट। समझ में आ गया? तो आई होप आपको यहां पे चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो E बराबर यहां पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, ठीक। ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में कहीं पूछ लिया जाए आपसे। बोर्ड वगैरह के एग्जाम्स अच्छे होने लगे हैं थोड़े से, कॉपी भी काफी अच्छी चेक होने लगी है, ठीक है। किस्मत तुम लोगों की, हम लोग के टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था, ठीक है। मतलब कॉपी भी बढ़िया चेक होती थी। इक्का दुक्का नंबर का तो होता ही है फर्क, लेकिन 20 नंबर का नहीं होता था, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पे सारा का सारा जो कंटेंट है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो भाई आप इस लेक्चर को अब अच्छे से करो रिवाइज, ठीक है। और हम आपसे मिलते हैं इसके अगले वीडियो लेक्चर में। तो आज शायद डे कौन सा है? आज शायद थर्सडे है क्या? थर्सडे या फ्राइडे है। तो अगर कल सैटरडे है तो फिर कल हम लोग अगला लेक्चर केमिस्ट्री का डालेंगे। केमिस्ट्री में थोड़ा सा लेट हो गया है ना, टाइम लग गया था, लेकिन अब हम केमिस्ट्री की जो पेस है उसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बाकी फिजिक्स में हमारा एक चैप्टर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, और ये चैप्टर भी अगले 2 वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस की दिक्कत आप ना करना, अलग से पूरा का पूरा सेशन लाया जाएगा। बस आपको यहां पर क्या है कि नोट्स बढ़िया तरीके से बनाने चलने हैं, मतलब बनाते हुए चलना है। बाकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हो। दूसरी बात
कि आप एक नोट्स की कॉपी बना लो, ठीक है, उसमें आपको जो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल हाईलाइटेड फॉर्म में ऊपर लिखे होने चाहिए, ठीक है, और आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। रोज 40 मिनट का 50 मिनट का लेक्चर आ रहा है, उसको रिवाइज कर लो, उसको रिवाइज कर लो भाई साहब। मैं यकीन कहता हूं आप भाई साहब या बहन जी नवंबर के एंड तक, नवंबर के एंड तक या नवंबर के मिड तक मैक्स टू मैक्स, बाकी तो भाई हमने पूरा इंतजाम कर लिया कि अक्टूबर के एंड तक ही खत्म करना है, ठीक है, क्योंकि अभी थोड़ी सी पेस और बढ़ेगी, अभी मैं थोड़ा सा क्या है कि दूसरे कामों में लगा हुआ हूं, ठीक है, तो खत्म हो जाएगा। तो वहां तक आप जब पहुंचो तो आपको ये लगना चाहिए कि अगर बोर्ड एग्जाम अभी भी मैं दूंगा या दूंगी तो फिर 70% नंबर या 80% मार्क्स तो मैं गेन कर लूंगी, बाकी 2 महीना 3 महीना बहुत होता है प्रैक्टिस के लिए, समझ रहे हो। तो आप बड़े तरीके से इस लेक्चर को रिवाइज करना। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने यहाँ पे कंटेंट में छोड़ा हो, अगर आप भी बताया तो नहीं दिया होता। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।